बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से आप लोग सारे माशाल्लाह वाकिफ़ हैं। इवेपोरेशन क्या होती है कि जिसमें कोई भी लिक्विड आप उसको रख छोड़ें तो उसमें से लिक्विड का कुछ पोर्शन इवेपोरेट करता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है टू गैस या लिक्विड। दिस इज का वेपर सॉरी। तो किसी भी लिक्विड का गैस में या वेपर में कन्वर्ट होना एट ए गिवन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द कॉज ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है? होता यह है कि लिक्विड को जब आप किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो लिक्विड के अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इवेपोरेट करते रहते हैं, वो बाहर निकलते रहते हैं। अब जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से बाहर निकलते रहते हैं तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं इवेपोरेशन का। और इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। लो टेम्परेचर पे जरा इवेपोरेशन कम और हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होती है। अब इवेपोरेशन काज कूलिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी किया जाता है, हाउ वाटर कूल्स डाउन इन पिचर। घड़े में पानी किस तरह से ठंडा होता है, या अर्थनवेयर में यानी मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा कैसे हो जाता है। होता क्या है, जब आप पानी उसमें रखते हैं तो वो चूंकि पोरस होते हैं, उनकी दीवारों में पोर्स होते हैं, उन पोर्स से मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते रहते हैं और हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो जो बाकी आपके पास मॉलिक्यूल्स बचेंगे वो लो एनर्जी वाले रह जाएंगे और नतीजतन उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो बुनियादी तौर पर टेम्परेचर होता है। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर बेटा जी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जरा गौर फरमाइएगा, ड्यूरिंग इवेपोरेशन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द लिक्विड सरफेस और लीविंग बिहाइंड कौन से वाले मॉलिक्यूल्स? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। दिस लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रेंडर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड टू लोअर स्टेट। उससे लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। ये दो लाइनों का इसका आंसर। कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं? एक इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है सरफेस एरिया। आप घर में, आपके घर में जब कपड़े धुलते हैं तो आपने देखा होगा कपड़े धुलने के बाद हम उन्हें फैला के डालते हैं, तारों के ऊपर या दीवारों के ऊपर फैला के खोल के डालते हैं। क्यों फैला के डालते हैं? उसकी वजह ये होती है कि हम उसको ज्यादा सरफेस एरिया मुहैया करते हैं। अब जब सरफेस एरिया उसे ज्यादा मुहैया करेंगे तो नतीजा क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के निकलने के लिए स्पेस ज्यादा अवेलेबल होगी। इसकी एक और मैं मिसाल देता हूं। जैसे आप 100 ml मिलीलीटर पेट्रोल ले लें, दो मुख्तलिफ जगहों पे 100 ml एक प्लेट में डाल के रख दें और एक आप गिलास में डाल के रख दें। जो प्लेट वाला है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि उसको स्पेस या सरफेस ज्यादा अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज सरफेस। अगर सरफेस ज्यादा है इवेपोरेशन ज्यादा हो। दूसरा ये देखिए जी, लार्जर द सरफेस एरिया रैपिड विल बी द इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। दूसरा है टेम्परेचर। कपड़ों ही की बात करते हैं, कपड़ों में से पानी इवेपोरेट करता है। जब आप गीले कपड़े सर्दियों में ऊपर जाके डाल के आए तो वो सूखने में ज्यादा टाइम लेते हैं। गर्मियों में वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलती है। जब मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और वो कपड़े सूख जाएंगे। दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स लिक्विड से निकलना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो अगर उसको नीचे से मॉलिक्यूल खींच रहे हैं तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो लोअर हो जाएगा। इसकी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, हमारे उस्ताद ने एक दफा दी थी, वही आपको देते हैं। क़यामत के बाद का मंजर है। आपने सुना होगा जहन्नम में कुएं होंगे आग के, जिसमें मुशरिकीन और कुफार जो है वो फेंके जाएंगे। तो क्या देखा गया कि हर वो आग के कुएं के ऊपर फरिश्ते बैठे हुए हैं नेज़े पकड़ के। जो बंदा बाहर निकलने लगता है तो वो उसको नेज़ा मारते हैं तो वो नीचे जा गिरता है आग में वापस। तो एक कुआं ऐसा देखते हैं, जन्नती लोग सारा नजारा कर रहे होते हैं कि इनके साथ क्या हो रही है। एक कुएं के ऊपर कोई फरिश्ता नहीं बैठा हो नेज़े लेके, ना ही वहां से कोई बंदा बाहर निकल रहा होता। तो वो जो जन्नती लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं फरिश्तों से, जन्नत वाले फरिश्तों से, कि क्या वजह है कि इस कुएं के ऊपर कोई दरबान नहीं बैठा हुआ, कोई फरिश्ता नहीं बैठा हुआ। वो कहता है, भाई यहाँ सारे पाकिस्तानी हैं, जो ऊपर आना चाहता है नीचे वाले उसकी टांगें खींच लेते। तो सेम इज हैपनिंग इन मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगता है तो निकलने वाले मॉलिक्यूल उसको वापस खींच लेते हैं। यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाए। जी बेटा, इससे अगला रेलेवेंट टॉपिक है इवेपोरेशन के साथ ही, दैट इज वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर। वेपर्स क्या होते हैं? गैस। किसी भी लिक्विड की गैसियस फॉर्म को हम वेपर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर कब डालते हैं? जब वो अपने लिक्विड के साथ एक्विलिब्रियम में। अब वो लिक्विड के साथ एक्विलिब्रियम में कैसे आते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत पेश आएगी। दिस इज द डायग्राम। आप जरा सबसे जो लेफ्ट साइड वाली डायग्राम है इसमें आप देखें कि आपने एक सील्ड कंटेनर के अंदर एक लिक्विड लिया ब्लू कलर का, क्योंकि ऊपर सील्ड है, ढक्कन लगा हुआ है। लिक्विड के वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं बाहर। आपको वो वेपर्स दिख भी रहे हैं, तादाद में अभी थोड़े हैं। तो जब राइट साइड पे दूसरी डायग्राम में आप आते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि वो वेपर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। जब वो तादाद बढ़ना शुरू हो गई है तो जैसे जैसे वो वेपर्स बाहर निकलते हैं तो कुछ वेपर्स वापस लिक्विड में एंटर होना शुरू हो जाती है। हम उनको कहना शुरू करेंगे कि वो कंडेंस होना शुरू हो गई। एक है इवेपोरेशन और दूसरा उसका अपोजिट है कंडेंसेशन। तो एक स्टेज ऐसी आएगी, तीसरी डायग्राम अगर आप देखें एक्सट्रीम राइट साइड वाली, तो वहां पे आप देखिए कि ऊपर वाली जो स्पेस है लिक्विड नीले रंग के ऊपर, जो सफेद रंग की स्पेस आपको नजर आ रही है, वहां आप देखिए तो काफी वेपर्स भर गए हैं। आप अगर इस डायग्राम में देखें, 3 एरो ही ऊपर को निकल रहे हैं और 3 ही एरो नीचे को आ रहे हैं। दैट मीन्स ये जो ऊपर स्पेस खाली जगह मुयस्सर थी हमें, ये सारी की सारी वेपर से भर गई है, सैचुरेट हो गई है। इस हालत में जितने भी वेपर्स निकलेंगे उतने ही वापस कंडेंस हो जाएंगे, यानी लिक्विड और वेपर में एक्विलिब्रियम हो जाएगा। जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। यानी आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए।
कहते हैं व्हेन लिक्विड इज टेकन इन ए सील्ड कंटेनर, जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम ली, सील्ड कंटेनर था, इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। एट द सेम टाइम, एट द टाइम पासिस, द वेपर्स स्टार्ट कंडेंसिंग बैक टू लिक्विड। ये दूसरी डायग्राम में ये वेपर्स तो निकल रहे थे तो वो साथ में वापस कंडेंस होना भी शुरू हो गए। आफ्टर सम टाइम ये देखा गया कि ऊपर वाली जो स्पेस है लिक्विड सरफेस के ऊपर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर्स। तो तीसरी डायग्राम है, आपको दिख रही है, वो जगह सारी की सारी वेपर्स से भर गई है, मजीद उसमें वेपर्स नहीं आ सकते, समो नहीं सकते। इस हालत में क्या होगा कि जितने वेपर्स बाहर निकलेंगे उतने ही वापस एंटर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर एट दिस स्टेज रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वलाइजेस द रेट ऑफ कंडेंसेशन एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेज। अब इस स्टेज पर वो जो वेपर्स लिक्विड में दोबारा एंटर होने के लिए ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अगर गौर कीजिएगा, यहाँ ये बताया गया है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों बराबर होंगे। अब एक ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है वेपर प्रेशर के हवाले से कि वेपर प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड है वो लिक्विड की अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना ही सरफेस एरिया पे डिपेंड करती। लिक्विड की अमाउंट के ऊपर इसलिए नहीं करती क्योंकि जितने वेपर्स निकलने हैं वो निकलने ही निकलने हैं और उन्होंने प्रेशर डालना है। और सरफेस एरिया पे डिपेंड इसलिए नहीं करती कि अगर थोड़ा सरफेस एरिया होगा तो निकलने वाले भी थोड़े होंगे, वापस आने वाले भी थोड़े ही होंगे, ठीक है, लेकिन निकलने वाले और वापस आने वाले में एक्विलिब्रियम हो जाएगा। एक्विलिब्रियम पे जो वेपर प्रेशर है, चाहे सरफेस एरिया इतना सा हो चाहे वो इतना ज्यादा हो, यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जो प्रेशर है वो हमेशा यकसा रहता है। तो ये बहरहाल तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे मैं दो लिख बैठा, लेट मी करेक्ट इट, ये बुनियादी तौर पे तीन है। वो बेटा तीन कौन से हैं? नंबर एक टेम्परेचर, जी, नंबर दो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और नंबर तीन मोलिक्यूलर साइज। अब ये अगले जो हमारा सेक्शन है उसमें हम इन का जो है वो डिटेल्ड अहाता करते हैं कि ये किस तरह से टेम्परेचर असरअंदाज होता है। जरा ये गौर कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है जी बेटा जी, दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन। इवेपोरेशन वाला अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन था और वेपर प्रेशर वाला अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अंदर ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन वेपर प्रेशर, ये अलहदा से भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। एट हायर टेम्परेचर हमने ये बात पढ़ी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उससे इंटेंसिटी ऑफ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मोर चांसेस हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेट करने के, बाहर निकलने के। हेंस क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है और कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। जरा ये एक टेबल देखिएगा, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन वेपर प्रेशर, इसका वाटर के ऊपर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमने रीडिंग्स ली हुई हैं। ये आपकी बुक की एक टेबल है, यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है। जो अहम बात है वो ये है कि पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है, 4.6 के करीब है, और अगर जो आखिरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 90 से 100, तो उसके दरमियान जो इंक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो 232.2 टॉर के करीब। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, सॉरी,
टेम्परेचर जब बढ़ रहा होता है तो वेपर प्रेशर बड़ी तेजी से बढ़ता है। ये लीनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। ठीक है, ये हमारे कल के लेक्चर में ये बात मजीद डिटेल से आ जाएगी, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड अप्रोचेस नियर बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट के आप करीब पहुंचते हैं तो rise of vapor pressure for same range of temperature increase enormously. Same range mean 10 degree centigrade. यहां मैंने आपको बताया the rise of vapor pressure from 0 to 10 degree centigrade is 4.579 torr to 9.209 torr, that is 4.63 torr. While from 90 to 100 degree centigrade जो राइज है वो 527.8 टॉर से 760 टॉर है, और वो कितना है, वो इन दोनों में जो फर्क है दैट इज 232 टॉर। यानी नियर बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन इन वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरा फैक्टर, दो फैक्टर और थे, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा मोलिक्यूलर साइज। ये जरा टेबल है, इस टेबल को आपने रट्टा नहीं लगाना, ये टेबल जस्ट फॉर रेफरेंस है। जो पिछला टेबल है उसको भी आपने रट्टा नहीं लगाना, उसकी पहली दो वैल्यूज याद करनी है और आखिरी दो वैल्यूज याद करनी है। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। ये जरा गौर कीजिए, जो आइसोपेंटेन है इसका वेपर प्रेशर देखिए बहुत ज्यादा है, 580 टॉर। और ग्लिसरोल जिसको आप ग्लिसरीन भी कहते हैं, और लड़कियां सर्दियों में ग्लिसरीन काफी इस्तेमाल करती हैं, पाँव को भी लगाती हैं, मुंह को भी लगाती हैं, कहते हैं जी इससे चेहरा जो है वो खुश्क नहीं होता। ठीक है जी, ये ग्लिसरीन ग्लिसरोल ही होती है। तो इसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, 0.0016। वजह हैवी मॉलिक्यूल, हैवी मॉलिक्यूल मीन लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने ग्लिसरीन देखी होगी, गाढ़ी सी होती है। स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, और अगर रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। जैसे यहाँ आइसोपेंटेन देखें तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कमजोर हैं, और अगर लार्जर और हैवियर मॉलिक्यूल्स आ जाएं जैसे कि ग्लिसरोल है, ठीक है, तो उनका वेपर प्रेशर बहुत ही कम है। ठीक है, तो ग्लिसरोल हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर अमंग ऑल द गिवन वंस, उनमें से सबसे कम जो है वो ग्लिसरोल का। जी बेटा, अगला हमारा सेक्शन है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन दो तरह से आता है। अकेला भी पूछा जा सकता है 4 नंबर का। हाँ, ये ऐसे भी आता है, व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड हाउ इज इट मेजर्ड। जो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है उसका पहला पैरा वहां से उठाना है, और जो मेजरमेंट है ये सारी की सारी उसमें आपने लिखनी है। ये अभी मैं पूरी लिख नहीं पाया, जस्ट जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं, हमें बस शरारतें करनी जी। ये पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए ये क्या चीज है। ये बेटा एक फ्लास्क है ये वाली, जिसके अंदर हमने लिक्विड ये वाला लिया है, ठीक है जी, जिसका वेपर प्रेशर मेजर करना है। एक टैप यहाँ पे है, एक टैप यहाँ पे है, ठीक है जी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज मर्करी मैनोमीटर, ओपन होता है दोनों सिरों से, इसमें मर्करी लेते हैं। बेटा जी पहले क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है वैक्यूम पंप, इसको ऑन करके अंदर से सारी एयर खींच लेते हैं। जब आप अंदर से सारी एयर इसकी खींच लेंगे, नतीजा क्या होगा, कोई फालतू मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। इस दौरान
वैक्यूम पंप को ऑन रखते हुए हम इस सैंपल को पीरियोडिकली फ्रीज भी करते हैं और मेल्ट भी करते हैं, पीरियोडिकली, बार बार। क्यों? बहुत सारे लिक्विड इस तरह के होते हैं, जैसे ये वाला है, जो भी है, इसके अंदर एयर या कोई और गैस डिजॉल्व होती है। बार बार फ्रीज और मेल्ट करने से क्या होता है, और वैक्यूम पंप आपने ऑन रखा हुआ है, तो अंदर जो कोई डिजॉल्व एयर है या गैस है वो भी निकल जाएगी। जब ये निकल जाए तब ये किया जाता है, इस टैप को क्लोज कर दिया जाता है और इसको ओपन रखा जाता है। इस सूरत में यहां से बेटे जो वेपर्स निकलेंगे, इधर तो जाने का रास्ता नहीं है, ये तो बंद है, वो वेपर्स इधर आएंगे और क्या करेंगे, इसको नीचे दबाएंगे। जब इसको नीचे दबाएंगे, ये ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ये इसके ऊपर, तो यहां से ये ऊपर उठ जाएगा। आप देख रहे हैं इस लेवल और इस लेवल में ये जो फर्क है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड आपने लिया हुआ। और ये लिक्विड आपने रखा किस में हुआ है, ये आपने रखा हुआ है थर्मोस्टेट में। ये जो ग्रे कलर का है, दिस इज थर्मोस्टेट, कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ, जिसमें आप टेम्परेचर जितना चाहे मेंटेन कर सकते हैं। पिछले से पिछले पेज पर हमने वाटर का वेपर प्रेशर मुख्तलिफ टेम्परेचर पे लिया हुआ था, एक टेबल था, आपकी बुक में भी वो टेबल मौजूद है। तो वो इसी तरह से किया गया है कि टेम्परेचर जो मेंटेनिंग डिवाइस है, दैट इज थर्मोस्टेट, उसके जरिए से वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रखा और इधर से आपने ये वाली रीडिंग ले ली। ठीक है, अब याद रखिए, जब आप टेम्परेचर यहाँ पे थर्मोस्टेट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं ना, तो ये लेवल और इस लेवल के दरमियान जो फर्क है ना, वो 760 टॉर का हो जाता है। What is 760 torr? That is atmospheric pressure. याद रखिए, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उसका जो वेपर प्रेशर होता है, वो उस वक्त अवेलेबल जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके पूरे पूरे बराबर होता है। आप जरा टेबल देखिए, वही वाला टेबल, तो उस टेबल में, आपकी बुक में वो टेबल मौजूद है, तो वो टेबल में आप देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है वो 760.0 टॉर। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ जो वेपर प्रेशर है वो हम मेजर करते हैं। थोड़ी सी मैं आपको इसकी रीडिंग करवा दूं, क्योंकि कुछ हिस्सा मैंने इसका लिख लिया है, बाकी अभी लिखने वाला है, वो आपको कल मिल जाएगा। कहता देयर आर मेनी मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्यूरेट मेथड इज मैनोमेट्रिक मेथड, ये मैनोमेट्रिक मेथड। The liquid whose vapor pressure has to be determined is taken in a flask, ये फ्लास्क में लिया है, placed in a thermostat, इसको ये ग्रे कलर के थर्मोस्टेट में रखा हुआ है, to maintain a temperature, ताकि वो टेम्परेचर आप मेंटेन कर पाए, at which vapor pressure has to be determined, कि जिस पर आपने वेपर प्रेशर जो है वो डिटरमाइन करना है। The liquid is frozen and melted periodically, लिक्विड को वक्तन फवक्तन बार बार फ्रीज किया जाता है और मेल्ट किया जाता है। क्यों? ताकि अंदर जो एयर कोई है एंट्रैप्ड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व, वो निकाली जा सके। देन एट लास्ट द टैप ऑफ द वैक्यूम पंप एंड वैक्यूम पंप आर टर्न्ड ऑफ। ये मैंने आपको क्रॉस लगा के बताया कि वैक्यूम पंप भी बंद कर देते हैं और ये टैप भी बंद कर देते हैं। एंड टैप ऑफ मैनोमीटर इज केप्ट ओपन, इसको ओपन रखते हैं टू डिटरमिन द वेपर प्रेशर। और मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, ये बेसिकली लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। दैट्स ऑल दी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल हम इससे, अगला टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो